प्यारे साथियों, कैसे हो? महेश गुरुजी की इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे अंग्रेजी लिखने के 3 नियम। यानी आप इंग्लिश में कुछ भी लिखते हो, सेंटेंस लिखते हो, तो यदि इन 3 रूल्स को फॉलो करते हो तो 99% संभावना है आपका सेंटेंस करेक्ट बनेगा। देखिए, जब आप लिखते हो तो एक सेंटेंस लिखते हो। अब सेंटेंस के 3 रूल्स हैं। देखिए, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट शुरू में आता है। फेमस है, सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है, लेकिन मैंने क्या लिख दिया? सब्जेक्ट शुरू में आता है पर हमेशा नहीं। सेकंड रूल है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। हम बचपन से रटते आ रहे हैं, सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, मेन वर्ब आती है। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, हाँ आती है, 90% आती है, पर हमेशा नहीं। अब वो कब नहीं आती हम आपको बताएंगे। और तीसरा है उल्टा चलो। देखिए, मैंने ट्रांसलेशन पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और ये पक्का रूल है कि सब्जेक्ट के बाद, हिंदी में सब्जेक्ट उठाया उसके बाद बैक 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 वापस आओ, उल्टा उल्टा आओ, लेकिन हमेशा नहीं। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखना। देखिए, मैं अक्सर आपसे कहता हूं, सीखना एक दिन में नहीं होता, हम धीरे धीरे सीखते हैं। जैसे बहुत सारे वीडियोस हमने आपको सिखाया, अब आज की वीडियो में आपको कुछ नया पता चलेगा। ये सारी बातें, देखिए, माना ये कोई बर्तन है, ठीक है, आप इसको भरना चाहते हो तो क्या एक साथ भर जाएगा? ऐसे ऐसे। अब ऐसे ही आप इंग्लिश सीख रहे हो तो ये बर्तन को भर रहे हो, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये कंप्लीट हो जाएगा, ये भर जाएगा। भरेगा कब? ऐसी धीरे धीरे छोटे छोटे प्रयासों से। ध्यान रखना, छोटे छोटे प्रयासों से ही बड़ी सफलता मिलती है। ठीक है, काफी बातें हो चुकी, तो हम एक एक को फॉलो करते हैं, एक एक पे काम करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट शुरू में आता है पर कब नहीं आता, तो इस पे काम करेंगे, फिर इस पे। ठीक है, लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी जो हर वीडियो के शुरू में दी जाती है। देखिए, यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई इंग्लिश ग्रामर समझ में आती है, पसंद आती है, आप सीख रहे हो और आप चाहते हो कि सारे वीडियो, सारा कोर्स आपको सीक्वेंस में मिल जाए, आप बेसिक से इंग्लिश को पढ़ना चाहते हो, तो ये चीज अवेलेबल है। अच्छा, यूट्यूब पे क्यों नहीं है? क्योंकि यूट्यूब पे आपकी डिमांड पर हम रेंडमली ऐसी वीडियो बना देते हैं, तो सब अस्त व्यस्त है और आप चाहते हो कि सीक्वेंस में सीरियल से मिले, तो ये चीज अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने यही किया है, यानी सारी इंग्लिश ग्रामर को बेसिक टू एडवांस सीक्वेंस में डाला है विद पीडीएफ नोट्स। चूंकि एक्स्ट्रा मेहनत लगी है तो थोड़ी सी फीस है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप इंग्लिश स्पोकन सीखना चाहते हैं तो उसमें हल्ला बोल इंग्लिश स्पोकन कोर्स भी अवेलेबल है, आप चाहो तो वो भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हाँ, मैं किसी को फोर्स नहीं करता, यूट्यूब पर वेलकम है। अक्सर कहता हूं ना, सिखा के छोड़ूंगा, मतलब सिखा के छोड़ूंगा। आज के वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहला रूल देखते हैं। पहला रूल मैंने क्या बताया था? सब्जेक्ट शुरू में आता है पर हमेशा नहीं। भाई, सब्जेक्ट तो शुरू में आता ही है। जैसे मोहन इज वेटिंग फॉर मी, मोहन मेरा इंतजार कर रहा है। इस सेंटेंस में करने वाला कौन है? मोहन। तो कोई जो काम करने वाला होता है, जिसके बारे में कुछ बताया जाए, वो सब्जेक्ट होता है, उससे ही सेंटेंस शुरू होता है। 90% सेंटेंस सब्जेक्ट से ही शुरू होते हैं। अ ब्यूटीफुल रेड कार ऑलवेज टेम्प्ट्स मी, एक सुंदर लाल कार हमेशा मुझको ललचाती है। तो देखिए, अब इसमें क्या है, ये थोड़ी है सब्जेक्ट, ब्यूटीफुल नहीं है, ये थोड़ा मैंने सब्जेक्ट बड़ा दे दिया। यानी मेन जो सब्जेक्ट है वो ललचाती क्या है? कार। लेकिन ये इसके मॉडिफायर्स हैं, कार के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी दी गई, ये एडजेक्टिव है। तो ध्यान रखना, कई बार हमारा जो सब्जेक्ट है ना, उससे पहले कुछ अतिरिक्त वर्ड भी हो सकता है। ये मैंने जानबूझ के थोड़ा बड़ा दिया, मतलब सब्जेक्ट तो कार है पर सब्जेक्ट कई बार ऐसा भी हो सकता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है, मोहन एंड रमेश एंड दिनेश आर वेटिंग फॉर मी, मतलब 3 वर्ड का सब्जेक्ट कैसे कैसे होता है, इसमें मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाकर देख लेना। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ 90% सेंटेंस में सब्जेक्ट से ही कोई सेंटेंस शुरू होता है। सब्जेक्ट वो होता है, चलो ये तो मैंने बता दिया। दूसरी बात, जो हमारा सब्जेक्ट है ना, वो कोई नाउन या प्रोनाउन ही होता है, ये भी ग्रामर का रूल है। अब मोहन क्या है? नाउन है। कार क्या है? एक नाउन है, लेकिन ये एक नाउन फ्रेज के रूप में आया। जब देखिए, फ्रेज क्या होता है? नाउन जब सिंगल वर्ड है तो नाउन है, और वो फ्रेज के रूप में, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आए तो फ्रेज हो गया। इस पे भी मैंने वीडियो बना रखा है। तो कुल मिला के ये तो हम देख चुके हैं, ये सीन तो ऑलरेडी पहले से ही है। जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आई क्या है? एक प्रोनाउन है। जबकि मोहन क्या है? किसी का नाम है, तो नाउन है। तो सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन ही होता है, और 90% सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से ही शुरू होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। तो इसके लिए ये कुछ अपवाद हैं, ये ध्यान से देख लो आप। इज मोहन वेटिंग फॉर मी, यहाँ पे तो क्या है? मोहन मेरा इंतजार कर रहा है, और यहाँ पे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। तो प्रश्न जब पूछ रहा हूँ तो सब्जेक्ट पहले कहाँ आया? बताओ, नहीं आया ना। पहले क्या गया? इज। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, तो सब्जेक्ट सबसे पहले नहीं आया ना। तो इस बात का ध्यान रखना, जब भी आप प्रश्न करें तो सब्जेक्ट शुरू में नहीं आएगा, ये रूल है, इसको आप लिख सकते हो। तो इज मोहन वेटिंग फॉर मी, क्या मोहन मेरा इंतजार कर रहा है, इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले नहीं आता, पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। अगर WH वर्ड वाला है, कुछ पूछ रहे हैं, तो WH वर्ड सबसे पहले आएगा। वाई हैव यू टेकन माई सीट, तुमने मेरी सीट क्यों ली है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? यू, लेकिन तीसरे नंबर पर आया। क्यों? क्योंकि
प्रश्न है और प्रश्न WH वर्ड वाला है, तो सबसे पहले WH वर्ड आया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई, उसके बाद सब्जेक्ट आया। तो सब्जेक्ट हमेशा शुरू में नहीं आता। तो ये दो तो हो गए हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इनमें लिख देता हूं मैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, इनमें सब्जेक्ट शुरू में नहीं आता, शुरू में हेल्पिंग वर्ब या फिर WH वर्ड आते हैं। अगला देखो, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए ग्लास पानी लेके आओ। अब बताओ इसमें ब्रिंग क्या है? वर्ब है। क्या इसमें सब्जेक्ट आया? नहीं आया ना। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में भी सब्जेक्ट नहीं आता। ये सेंटेंस वर्ब से शुरू होते हैं, इनमें कोई आदेश होता है तो इनमें भी सब्जेक्ट नहीं आता। तो ध्यान रखना, जब भी आप इंपेरेटिव सेंटेंस, अब इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इस हमने वीडियो बना रखे, ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई आदेश दिया जाए या कोई काम करने से मना किया जाए या कोई काम करने की रिक्वेस्ट की जाए, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। ये मोस्ट ऑफ 90% मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। लेकिन यदि आप निवेदन कर रहे हो तो उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले प्लीज अथवा काइंडली हो जाता है, जैसे प्लीज लिसन मी, कृपया मुझे सुनो। या फिर आप मना कर रहे हो तो फिर डोंट आ जाएगा, जैसे ब्रिंग से पहले डोंट लगा दो, तो डोंट ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए ग्लास पानी लेके मत आओ। ठीक है, लेकिन सारी स्थितियों में सब्जेक्ट तो नहीं आया ना। हाँ, एक खास बात, इनमें सब्जेक्ट आ सकता है लेकिन उसमें कॉमा लगेगा। जैसे आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को बोल रहे हो, जैसे मोहन ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मोहन मेरे लिए पानी लेके आओ, तब इनमें आ सकता है। लेकिन वो फिर सेंटेंस में ये वाला रूल नहीं है कि उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। लेकिन मोस्ट ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस में जो सामने व्यक्ति खड़ा है ना हमारे, हम उससे बोलते हैं यार ये दरवाजा खोल दो, पानी लेके आओ, बाहर जाओ, तो इनमें मोस्ट ऑफ हम सब्जेक्ट का मेंशन नहीं कर सकते। लेकिन जब करते हैं तो हम उसको दिखा सकते हैं, लेकिन एक कॉमा लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात हो गई। तो इनमें भी नहीं आता। ये हो गए हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी आदेशात्मक वाक्य। अच्छा, तीसरा है, देखिए आपको पता होगा मैंने सेंटेंस में बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। तो टाइम जो है ना, अगर सेंटेंस में टाइम है कि किसी सब्जेक्ट ने कोई काम कब किया, वो सबसे लास्ट में आता है। अगर प्लेस है तो वो टाइम से पहले आता है। प्लेस की बात नहीं करते, टाइम की बात करते हैं। तो टाइम अगर है, जैसे मैंने कुछ किया या मैं कुछ करूंगा या कर रहा हूं, तो कब कर रहा हूं, तो कब को दिखाने वाला वर्ड क्या बताएगा? टाइम। उसे ग्रामर की भाषा में हम एडवर्ब कहते हैं, एडवर्बियल कहते हैं, और वो लास्ट में आता है। लेकिन कई बार यदि हम टाइम पे एम्फेसिस करें, जोर दें, तो उसको हम फर्स्ट में लगा सकते हैं। जैसे देखो, यस्टरडे आई वेंट टू जयपुर, कल मैं जयपुर गया था। तो देखिए वैसे रूल क्या है? रूल तो यह है, आई वेंट टू जयपुर यस्टरडे। आई यानी सब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू हुआ, आई प्रोनाउन है, नाउन प्रोनाउन से सब्जेक्ट होता है। तो आई वेंट टू जयपुर यस्टरडे, यस्टरडे यहाँ पे आता, मैं कल जयपुर गया था। लेकिन यदि हम टाइम पे एम्फेसिस करें, यानी जोर दें, जैसे मैं आपसे पूछूं कल तुमने क्या किया था, कल तुम कहाँ गए थे, कल कहाँ गए थे, तो तुम यही बोलोगे कल मैं जयपुर गया था। एक मैं पूछूं तुम कहाँ गए थे, मैं कल जयपुर गया था, कल कहाँ गए थे, तो कल पहले आया ना, तो फिर इसमें एम्फेसाइज कर दिया, जोर दे दिया, तो ये टाइम पहले आ सकता है। तो अगर टाइम पहले आया तो फिर सब्जेक्ट सेंटेंस में पहले नहीं आएगा। और आप जब भी कुछ पढ़ते हो ना, पैराग्राफ वगैरह न्यूज़पेपर में, तो आपने कई बार देखा होगा कि टाइम पहले आ जाता है, तो आप घबरा जाते हो यार ये सेंटेंस कैसे बन गया। वो एक रूल है ग्रामर का कि यदि हम टाइम पे एम्फेसाइज करें तो पहले लगा सकते हैं। तो यस्टरडे आई वेंट टू जयपुर, इसमें देखो आई बाद में आया, टाइम पहले आया। ऐसे ही अ फ्यू ईयर्स एगो, कुछ साल पहले, वी डिड नॉट यूज मोबाइल फोन्स, हम मोबाइल फोन का यूज नहीं करते थे। तो देखिए अ फ्यू ईयर्स एगो, कुछ साल पहले। अब इसमें अगर बाद में लगाते तो कैसे लगाते? वी डिडंट यूज मोबाइल फोन्स अ फ्यू ईयर्स एगो, लेकिन हमने यहाँ पे इसको पहले लिख दिया। तो ये राइटिंग के स्किल हैं, राइटिंग मतलब करने के तरीके हैं। ग्रामर का इसमें रूल फॉलो हो रहा है, लेकिन छूट दी गई है कि टाइम को पहले लगा सकते हैं। अगर टाइम पहले लगाया तो फिर वी जो कि सब्जेक्ट है वो बाद में आया। तो इन तीन स्थितियों में सब्जेक्ट शुरू में नहीं आता है। नॉलेज बढ़ रही है ना, तो मेरी हर वीडियो में नॉलेज बढ़ती है। आप चाहो तो इस बात को नोट कर लो। अब मैं सेकंड रूल पे आगे बढ़ता हूं, ठीक है। और चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। देखिए नेक्स्ट रूल मैंने बताया था कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, पर हमेशा नहीं, हमेशा नहीं, उसकी बात तो बाद में देखेंगे। बट हमें बचपन से रटा दिया जाता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है, फिर अदर चीजें आती है। जैसे देखो सी सब्जेक्ट हो गया, सी इज कुकिंग फूड, तो सी सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, कुकिंग मेन वर्ब है, और फूड ऑब्जेक्ट हो गया। अनिल विल कम हियर टुमारो, अनिल सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब हो गई, कम मेन वर्ब हो गई। तो मोस्ट ऑफ सेंटेंस मतलब सिंपल सेंटेंस ऐसे ही होते हैं जिनमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब आती है। लेकिन ये चीज हमेशा नहीं होती। कैसे कैसे नहीं होती, नीचे देखो। आई रन 2 किलोमीटर डेली, मैं रोजाना 2 किलोमीटर दौड़ता हूं। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद सीधी मेन वर्ब आ गई। क्यों आ गई भाई? नियम तो ये है ना कि हेल्पिंग वर्ब आती है। तो ऐसा हमेशा नहीं होता। कब कब नहीं होता? अगला और देख लो। राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा, राम सब्जेक्ट है, उसके जस्ट बाद वर्ब आ गई। तो ध्यान रखना हमारे 12 टेंस है, इसके बाद मॉडल्स भी हैं, इन सब में हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद मेन वर्ब आती है। लेकिन 2 टेंस हर वीडियो में बताता हूं, 2 टेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट
और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में, सकारात्मक वाक्यों में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। तो आई रन 2 किलोमीटर्स डेली, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, सीधी ही मेन वर्ब आती है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें वर्ब में एस लग जाता है, जैसे यहाँ पे ही होता तो ही रन्स आता, ठीक है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, आती है, लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। यदि ये सेंटेंस ऐसा होता कि मैं रोजाना 2 किलोमीटर नहीं दौड़ता हूँ, तो इसमें आता आई डू नॉट रन, आई डू नॉट रन। अब देखिए मेन वर्ब से पहले ये आ गया डू, डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। ऐसे ही पास्ट में राम किल रावण, सब्जेक्ट के बाद सीधी सेकंड फॉर्म आती है। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता, इंट्रोगेटिव होता, तो राम डिड नॉट किल, फिर डिड आती इसकी हेल्पिंग वर्ब, लेकिन अफर्मेटिव में नहीं आती। तो इन दो टेंस से बच के रहना, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इनके अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और कब नहीं आती, वैन विल यू रिटर्न माई बाइक, तुम मेरी बाइक कब लौटाओगे, तो ध्यान रखना, ये तो मैंने पहले भी जिक्र कर दिया होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले WH वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब आती है। तो देखो ऊपर वाली चीज आप यहाँ भी देख सकते हो, सब्जेक्ट के बाद सीधी मेन वर्ब आ रही है, हेल्पिंग वर्ब तो पहले आ गई, क्यों, जिसका नाम पड़ गया प्रश्न, उसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, बाद में नहीं आती। तो देखो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती, पर हमेशा नहीं, कहाँ, 2-3 टेंस में। इसके अलावा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के हैं, हेल्पिंग वर्ब वाले और WH वर्ड वाले। कैसा भी हो, हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट से पहले ही आती है। अगर ये WH वर्ड नहीं होता, ऐसा होता विल यू रिटर्न माई बाइक, इसका मतलब क्या है, क्या तुम मेरी बाइक लौटाओगे, तब भी इसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले ही आई, लेकिन WH वर्ड है तो वो सबसे पहले आ गया। कुल मिला के बात ये है कि ये रूल कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टूट जाता है। देखिए मैं आपको एक अलग एंगल से पढ़ा रहा हूँ ना, मतलब चीजें बेसिक हैं, बट ऐसा बोल के आपके दिमाग को चौंका दिया और आपको थोड़ा सा और पुख्ता कर दिया। जो गलतियां आप करते हो ना, अब नहीं करोगे, एक अलग एंगल से मैंने आपको, ये सारी बेसिक बातें हैं, ये टेंसेज की बातें हैं। अगला देखो, रवि हु लिव्स इन अमेरिका इज माई फ्रेंड, रवि जो अमेरिका में रहता है मेरा दोस्त है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं आती, ठीक है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब देखो ये हमारा क्लॉज वाला सेंटेंस है, क्लॉज में एडजेक्टिव क्लॉज है। तो जब हम किसी की विशेषता एक क्लॉज के माध्यम से बताएं कि रवि हु लिव्स इन अमेरिका, रवि जो अमेरिका में रहता है, रवि के बारे में हमने अतिरिक्त ये बताया, तो रवि के बारे में जो बताया वो एक एडजेक्टिव क्लॉज के माध्यम से बताया। क्लॉज वो होता है जिसमें सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, हु, जो, हु यहाँ पे कौन नहीं बोल रहा, जो बोल रहा है। तो रवि जो अमेरिका में रहता है, इज माई फ्रेंड, मेरा दोस्त है। रवि इज माई फ्रेंड पूरा एक मैन क्लोज है, एक इंडिपेंडेंट क्लोज है, और हु लिव्स इन अमेरिका एक सबऑर्डिनेट क्लोज है, डिपेंडेंट क्लोज है। तो ध्यान रखना, रवि इज माई फ्रेंड, रवि मेरा दोस्त है। तो रवि के साथ जो ये वर्ब आई या हेल्पिंग वर्ब आई या मेन वर्ब आई, वो बाद में आई, बीच में क्लॉज आ गया। तो जब आप क्लॉज पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि ये रूल यहाँ पे टूट जाता है, सेंटेंस बिखर जाता है, ठीक है। अगला देखो, तो ये क्लॉज हो गया एडजेक्टिव क्लॉज, इसमें भी ऐसा नहीं होता। इसके अलावा जैसा अभी मैंने आपको बताया था, राहुल कम हियर, राहुल इधर आओ, इंपेरेटिव सेंटेंस में हालांकि सब्जेक्ट नहीं आता क्योंकि सामने जो खड़ा है वही सब्जेक्ट है, लेकिन कई बार हम मेंशन कर देते हैं। देखो राहुल इधर आओ, राहुल क्यों लगाना पड़ा, कम हियर इधर आओ, कोई एक ही है मेरे सामने तो इधर आओ, लेकिन 5-6 लोग खड़े हैं, उनमें से राहुल को मुझे बुलाना है या राहुल से कुछ कहना है, राहुल को आदेश देना है, तो फिर मैं नाम बोलूंगा ना, राहुल इधर आओ, वह तो 5, तभी तो राहुल आएगा। तो फिर हम इंपेरेटिव सेंटेंस में कई बार सब्जेक्ट का मेंशन कर देते हैं, लेकिन उसके बाद अगर बोल रहे हैं तो एक पॉज लेंगे, और लिख रहे हैं एक रिटर्न में कर रहे हैं तो एक कॉमा लगाएंगे, राहुल इधर आओ। अगर कॉमा नहीं लगाया ना, राहुल कम हियर, राहुल इधर आता है, इस बात का ध्यान रखना, फिर ये प्रेजेंट इंडिफरेंस हो जाएगा। अगर उसका भी रॉन्ग सेंटेंस, क्यों, सही कैसे होता है, राहुल कम्स हियर, राहुल इधर आता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो अब इसमें देखो राहुल माना सब्जेक्ट है, तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का ही नहीं आई ना, क्योंकि स्ट्रक्चर ये ऐसा है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है, सीधी मेन वर्ब से शुरू होते हैं। तो राहुल कम हियर, राहुल इधर आओ, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा रूल था कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, पर हमेशा नहीं आती है, तो इस तरह से और इस तरह से नहीं आती है। आप चाहो तो इसको नोट कर लो, तीसरा और बचा उसको और बता दूंगा, आपकी नॉलेज बढ़ रही है ना, अच्छी बात है। और चलिए अब तीसरा रूल देखते हैं। तीसरा रूल है उल्टा चलो पर हमेशा नहीं। देखिए ट्रांसलेशन का एक सिंपल सा रूल है, यदि कोई सिंपल सेंटेंस है, मतलब चाहे बड़ा है छोटा है कैसा भी है, उसमें एक ही बात लगती है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को पकड़ो, उसके बाद बैक 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 वापस आ जाओ। ये बात मैंने ट्रांसलेशन की कई सारी वीडियोस में बताई। जैसे ये वाला सेंटेंस है, नकुल कल ट्रेन से जयपुर गया था,
इसको हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले नकुल आएगा, ठीक है, नकुल हो गया। उसके बाद चले जाओ लास्ट में, तो लास्ट क्या है? गया था। गया था क्या है? मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी अंग्रेजी क्या आएगी? वेंट। तो नकुल वेंट। अब देखो ये सबसे पहले नकुल ले लिया तो गया था की इंग्लिश यहाँ आ गई। उसके बाद क्या है? जयपुर। तो नकुल वेंट टू जयपुर, किसी स्थान को जाते हैं उससे पहले टू लगाते हैं, ठीक है, तो जयपुर के लिए टू जयपुर आ गया। अब ट्रेन से, अब से के लिए फ्रॉम मत लगाओ, किसी वाहन से यात्रा करें, ट्रेन से, बस से, कार से, तो बाई लगाते हैं, बाई प्रीपोजिशन आता है। तो ट्रेन से के लिए आएगा बाई ट्रेन। क्या बचा? कल, बीता हुआ कल है, यस्टरडे आएगा। तो नकुल वेंट टू जयपुर बाई ट्रेन यस्टरडे। इस तरह से हम मोस्ट ऑफ सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं और ये रूल वास्तव में काम भी करता है। अब देखिए, अब किसी ने ये पकड़ लिया कि जब भी हम किसी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो सब्जेक्ट का बैक बैक चलें, और पक्का 100% नहीं लगता, हाँ 90% लगता है, मोस्ट ऑफ सेंटेंस में चलता है, लेकिन कभी कभी ये फेल हो जाता है। कब होता है? ये तीन स्थितियां हैं। देखो ज्यादातर ये क्लोज वाले सेंटेंस में फेल होता है। देखो एक तो इंट्रोगेटिव में होगा, उसको मैंने लिया नहीं क्योंकि इंट्रोगेटिव पे हमने काफी चर्चा कर ली। चलो इंट्रोगेटिव का भी एक, चलो छोड़ो यार, इंट्रोगेटिव में क्या होगा? देखो नकुल कल ट्रेन से, बट ऐसे क्यों आएगा? हाँ नकुल, ये लिख देता हूं, कल ट्रेन से जयपुर क्यों गया था। अब प्रश्न हो गया ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो देखो अब इसमें क्या है? अब नकुल थोड़ी आएगा, सबसे पहले नकुल नहीं आएगा ना, सबसे पहले सब्जेक्ट को पकड़ो, ये बात फेल हो गई। क्या आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि अंग्रेजी क्या होगी? वाई। उसके बाद में देखो क्योंकि अंग्रेजी वाई हो गई, उसके बाद में एक वर्ड लगाना पड़ेगा डिड, क्योंकि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, तो वाई डिड। उसके बाद आएगा नकुल, वाई डिड नकुल, ठीक है। अब उसके बाद देखो गया था कि अंग्रेजी आपने वेंट लगाई थी ना, वेंट नहीं आएगी, गो आएगी, वाई डिड नकुल गो। उसके बाद फिर आप बैक ले सकते हो, गो टू जयपुर बाय ट्रेन, इस तरह से। लेकिन देखो इसमें तो सिंपल ही था, इसमें काफ़ी चीज़ें अलग हो गई, WS वर्ड लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाई, सब्जेक्ट लगाया, मतलब काफ़ी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मतलब सेम तो नहीं चला ना। तो सेम कब चलेगा? मतलब ये रूल कब चलेगा? उल्टा कब चलेंगे? जब सेंटेंस एक ही जानकारी दी गई हो, सब्जेक्ट हो और नॉर्मल सी बात बताई गई हो, तो ये काम करता है। लेकिन थोड़ा सा इंट्रोगेटिव में टूट जाता है, कोई खास नहीं, लेकिन यहाँ पे तो पूरी तरह से टूट जाएगा। जैसे देखो यदि तुम पढ़ते हो तो पास हो जाओगे। अब इसमें क्या है? इसमें दो बात है, तो ध्यान रखना, जब एक ही जानकारी दी गई हो, एक सब्जेक्ट हो, उसके बारे में एक ही बात बताई जाए, तब जाकर तो रूल काम कर जाता है। लेकिन जब यदि सेंटेंस ऐसा हो कि उसमें एक ही सेंटेंस में दो बात बताई गई हो, तो क्लोजेज वाले सेंटेंस होते हैं। उसमें क्या है? उसमें भी देखो नियम तो काम करेगा, बट ऐसे करेगा कि पहले एक बात खत्म हो गई ना, जहां तक वो बात है, एक विचार, एक आइडिया, एक जानकारी है, उसकी अंग्रेजी पहले बनेगी। इसी रूल से उल्टा ही चलेंगे, फिर दूसरा आएगा और फिर दूसरे वाले में भी वही रूल काम करेगा, उल्टा चलेंगे। तो देखो यदि तुम पढ़ते हो तो पास हो जाओगे, ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो यदि के लिए इफ लगाएंगे। तो यदि तुम, इफ यू। अब एक खास बात देखो, अब यदि माना कि आप उल्टा चलें तो आप समझोगे एक ही सेंटेंस है, तो यदि तुम पास हो जाओगे तो विल पास लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। पहले इसी की अंग्रेजी बनाओ, यदि तुम पढ़ते हो, इफ यू रीड, यदि तुम पढ़ते हो, एक बात यहां तक है, तुम पास हो जाओगे। चलो मैंने तुम लिखा नहीं, वैसे इसके अंदर तुम है अदृश्य रूप से, तुम पास हो जाओगे, ना बोले फिर भी था। तो यही तुम पढ़ते हो तो तुम पास हो जाओगे। तो इफ यू रीड, यही तुम पढ़ते हो, इसकी इंग्लिश बन गई। उसके बाद में अगला सेंटेंस है तुम पास हो जाओगे, अब इसकी इंग्लिश बनेगी। ऐसा मत करना कि यू को ले लिया फिर यहां से बैक बैक आ रहे हो, गलत हो जाएगा। वो कब काम करता है? जब यही तुम, मतलब एक ही बात हो, लेकिन जब दो बात आ गई, यही तुम पढ़ते हो, तुम पास हो जाओगे, तो ये क्लोज वाला सेंटेंस है। क्लोज वाले सेंटेंस में सिंपल सा फॉर्मूला है कि पहले एक क्लोज की इंग्लिश बनाओ, फिर दूसरे की बनाओ। अब देखो, अब क्लोज में यहाँ पे इफ क्यों आया? कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल तीन तरह के होते हैं, फिर पूरी रामायण है। रामायण का मतलब पूरी ग्रामर है, सब सीखनी पड़ेगी। लेकिन आपको थोड़ा सा मैं ललचा के, मतलब ऐसे ना अंग्रेजी लिखने के तीन नियम उल्टा चलो, आपके दिमाग में डाल रहा हूं, थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, यार क्लोजेज पढ़ने पड़ेंगे। हाँ पढ़ने पड़ेंगे, हमेशा सिंगल सेंटेंस थोड़ी बोलते हैं, बड़े बड़े सेंटेंस बोलते हैं। बड़े सेंटेंस बोलोगे, ऐसा सेंटेंस बोलोगे जिसमें एक में कई सारी बातें कही गई हो, तो क्लोजेज का यूज होगा और क्लोजेज में ये चीज आएगी। तो इफ यू रीड यू विल पास। अब ये ग्रामर का रूल है कि यदि कंडीशनल सेंटेंस है तो उसमें यदि इफ वाले भाग में यदि फर्स्ट कंडीशनल है तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, तो दूसरे में विल आता है। इस बात का ध्यान रखना। जब मैं घर लौटा तो मेरी मम्मी रो रही थी। देखो जब मैं घर लौटा एक बात, मेरी मम्मी रो रही थी दूसरी बात, तो क्लोज वाला है। अब ऐसा मत करना कि जब मैं घर लौटा तो आई के बाद फिर रो रही थी, आई वाज वीपिंग, तो फिर रोने वाला तुम हो जाओगे, मैं रो रहा था, उल्टा हो गया ना। तो पहले जब मैं घर लौटा एक अंग्रेजी, मेरी मम्मी रो रही, तो पहले इसकी बनाओ। तो जबकि क्या होगी? वैन लौटा। अब देखिए ये पास्ट टेंस है तो इसमें लौटा की रिटर्न सेकंड फॉर्म आएगी,
व्हेन आई रिटर्न होम, जब मैं घर लौटा। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस है मेरी मम्मी रो रही थी, तो अब इसमें सब्जेक्ट कौन हुआ? माई मदर वाज वीपिंग। नई बात क्या है इसमें? नई बात यह है कि अगर आपको पता ना होगी क्लोज वाला सेंटेंस तो आप क्या करते? व्हेन आई, जब मैं, वाज वीपिंग, रो रहा था, माई मदर, मतलब बिल्कुल गलत हो जाएगा, मतलब मम्मी रो रही थी तुम रोने लग जाओगे, उल्टा हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि क्लोज वाला सेंटेंस है, यानी दो आइडियाज हैं, तो पहले की अंग्रेजी पहले बनाओ फिर दूसरे की बनाओ। यह घड़ी है जो मैंने पिछले साल खरीदी थी। अब देखो यह घड़ी है एक बात, मैंने पिछले साल खरीदी थी दूसरी बात। तो दिस इज द वॉच, दिस इज द वॉच, यह घड़ी है, दिख रहा है क्या? दिख रहा है, दिस इज द वॉच। अब देखो जो, अब जो के लिए क्या आएगा? विच, क्योंकि जो घड़ी है वो एक निर्जीव चीज है, इसमें विच का यूज करेंगे इसके लिए, या दैट भी लगा सकते हो। दिस इज द वॉच विच आई, मैंने, अब देखो मैंने के लिए क्या है? आई। अब खरीदी थी, फिर बैक से वापस आ जाओ, बॉट। कब? पिछले साल, लास्ट ईयर। तो ये है, ठीक है, इस तरह से इसकी इंग्लिश बनी। तो कहने का मतलब ये रूल टूट गया। कब टूटता है? जब क्लोजेस वाले सेंटेंस होते हैं। इसके अलावा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो जाता है। तो कहने का मतलब है कुल मिला के मैं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर में एंटर करवाना चाहता हूं ताकि आपका इंटरेस्ट पैदा हो जाए। आप देखो, आप कॉल तो ऐसे करते हो, मैसेज ऐसे करते हो, कमेंट ऐसे करते हो कि मेरे पास कोई जादू की पुड़िया हो, मैं फेंकूं आप सीख जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। आपको लाइफ में एक बार इंग्लिश ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, सारे टॉपिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, क्योंकि सेंटेंस बोल के तो आएगा नहीं कि भैया मैं अफर्मेटिव आ रहा हूँ, भाई हम बातचीत कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो किसी भी तरह का सेंटेंस हमारे सामने आ सकता है। और जब किसी भी तरह का सेंटेंस आ सकता है तो फिर सारी ग्रामर लगेगी। मतलब कंडीशनल आ सकता है, क्लोजेस वाला आ सकता है, फ्रेज वाला आ सकता है, टेंस में से आ सकता है, मॉडल वाला आ सकता है, पैसिव वाला आ सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, क्योंकि सेंटेंस को हम रोक नहीं सकते, अपनी मर्जी के अनुसार नहीं चलेगा, वो तो होगा जैसा ही होगा। ठीक है, तो ये था जानकारी, ये थी वीडियो। यदि इन बातों को पढ़कर आपका इंग्लिश ग्रामर में इंटरेस्ट आ रहा हो और आपकी एक इच्छा हो कि हम पढ़ें समझें, तो वो चीज़ अवेलेबल है। अब देखो इसमें चीटिंग नहीं है, मतलब YouTube पे मजबूरी है, हम सारी ग्रामर को सीक्वेंस में नहीं दे सकते, क्योंकि आप डिमांड करते हो सर ये बताओ वो बताओ सर इसको, तो फिर हम उस टॉपिक पे वीडियो डाल देते हैं। लेकिन बहुत सारे व्यूवर्स चाहते हैं कि सीक्वेंस में, तो सीक्वेंस में है, प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, उसके पेड कोर्स में आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिल जाएगा, जिसमें सारी ग्रामर सीक्वेंस में विद PDF नोट्स। आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, यानी उसको पढ़ने के बाद आपकी ग्रामर ठीक हो जाएगी, आपको इंग्लिश का डर दूर हो जाएगा, आपसे गलतियां नहीं होंगी, बस थोड़ी प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि बहुत नॉलेज देता हूं उन वीडियोज़ में। और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। आप नोट कर लो इसको।